नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को 17 महीने 18 दिन तिहाड़ जेल में गुजारने के बाद सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। एक तरफ आम आदमी पार्टी उनकी जमानत को सेलिब्रेट कर रही है। ये दिखाने की कोशिश हो रही है सोशल मीडिया साइट्स पर कि मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने के साथ उनकी जीत हो गई है, सत्यमेव जयते हो गया है। और वो एक ये नैरेटिव भी चला रहे हैं कि देखिए, सिसोदिया के खिलाफ तो कोई सबूत ही नहीं थे सीबीआई और ईडी के पास, पैसा ही नहीं मिला था उनके घर से, तो मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगते रहे, लेकिन उनके बैंक खातों से कहीं कोई पैसा बरामद नहीं किया गया ईडी की तरफ से। तो झूठे आरोप उन पर लगाए गए थे और उनको तिहाड़ जेल में बंद करवा दिया था मोदी सरकार ने। और दूसरी तरफ बीजेपी, उसके नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको सिर्फ बेल मिली है, जमानत मिली है, बाइज्जत बरी नहीं किया है सुप्रीम कोर्ट ने। उन पर जो शराब घोटाले के आरोप लगे हैं वो आरोप ज्यों के त्यों है, उनमें कहीं कोई बदलाव नहीं हुआ है। जमानत का कारण सिर्फ यह है कि इस मामले में ईडी और सीबीआई ने अभी तक ट्रायल शुरू नहीं किया निचली अदालत में। तो ट्रायल में जो देरी हो रही थी उसके चलते सिसोदिया को जमानत दी सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन सिसोदिया को जमानत देते वक्त सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बेहद अहम टिप्पणी की गई है और उस टिप्पणी ने एक बार फिर से उस बहस को हवा दे दी है कि हाई प्रोफाइल आरोपियों को तो बड़ी आसानी से जमानत मिल जाती है, लेकिन देश की जेलों में बंद गरीब वो विचाराधीन कैदी जो छोटे छोटे आरोपों में जेल में बंद है, जिनके पास पैसे नहीं है अपनी जमानत के लिए, जो बड़े बड़े वकील हायर नहीं कर सकते, जिनको अपने अधिकारों के बारे में भी नहीं पता है, उनके बारे में कब कौन सोचेगा। पहले आपको बताती हूं कि सिसोदिया को जमानत देते वक्त सुप्रीम कोर्ट के जजों ने क्या कुछ कहा। सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को जमानत देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट को फटकार लगाई और कहा कि देश भर की अदालतें जमानत के मामलों में सेफ प्ले कर रही हैं। जस्टिस गवई और जस्टिस विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट को जमानतों के मामले में उचित ध्यान देने की जरूरत है। अदालतें भूल गई हैं कि सजा के तौर पर जमानत नहीं रोकी जानी चाहिए थी। जमानत नियम है और जेल अपवाद है। जमानत अधिकार है किसी भी विचाराधीन कैदी का, लेकिन जेल एक्सेप्शन है। ये सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया के मामले में कहा। अब सिसोदिया तो एक हाई प्रोफाइल कैदी हैं या आरोपी हैं और वो तो बड़े बड़े वकील हायर कर सकते हैं। कोर्ट ने तो खुद कहा कि उनका राजनीति में कद बहुत बड़ा है, इसलिए वो भाग भी नहीं सकते, इसलिए उनको जमानत देने में कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन जो छोटे छोटे कैदी या आरोपी तिहाड़ जेल से लेकर देश की अलग अलग जेलों में बंद हैं, उनसे इस टीका टिप्पणी का कोई लेना देना है या नहीं? उनके ऊपर क्या सुप्रीम कोर्ट के जजों की ये टिप्पणी लागू होती है या नहीं? क्या उनको भी इसका फायदा मिलेगा या नहीं? ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि 26 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट में एक कार्यक्रम हुआ था। उस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसी समस्या की तरफ सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की थी। क्या कुछ कहा था उन्होंने उस कार्यक्रम में मंच से, वो मैं आपको बताती हूं। राष्ट्रपति ने 26 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट में अपने पहले संविधान दिवस संबोधन में झारखंड के अलावा अपने गृह राज्य ओडिशा के गरीब आदिवासियों की दुर्दशा पर प्रकाश डालते हुए कहा था कि जमानत राशि भरने के लिए पैसे की कमी के कारण कई आदिवासी जमानत मिलने के बावजूद जेल में हैं। उन्होंने न्यायपालिका से गरीब आदिवासियों के लिए कुछ करने का आग्रह किया था। उन्होंने कहा था कि गंभीर अपराधों के आरोपी मुक्त हो जाते हैं। सिसोदिया पर भी तो मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोप लगे हैं, सरकारी खजाने को चपत लगाने के आरोप लगे हैं, साजिश के तहत साउथ लॉबी को दिल्ली के शराब कारोबार में एंट्री देने के आरोप लगे हैं। तो गंभीर आरोप उन पर लगे हैं, लेकिन इसके बावजूद उनको ट्रायल में देरी हो रही है, इसलिए जमानत मिल गई। लेकिन इन गरीब कैदियों, जो हो सकता है किसी को थप्पड़ मारने के लिए जेल गए हो,
उनको रिहा होने के पहले सालों जेल में बिताने पड़ते हैं। उस वक्त जस्टिस एस के कौल, जो कि अब रिटायर हो चुके हैं, वो भी मंच पर थे। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ भी मंच पर थे और राष्ट्रपति ने अपने ओडिशा में विधायक के रूप में और बाद में झारखंड की राज्यपाल के रूप में विचाराधीन कई कैदियों से मिलने का अपना अनुभव साझा किया था, उनका दर्द बयां किया था। छोटे छोटे आरोपों में वो जेल में बंद है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़े बड़े वकील वो हायर नहीं कर सकते, पैसे नहीं है उनके पास, तो क्या वो जिंदगी भर जेलों में सड़ते रहेंगे? ये सवाल मंच से राष्ट्रपति महोदया ने उठाया था और उसके बाद क्या हुआ था वो भी आपको बताती हूं। राष्ट्रपति के बयान के बाद जस्टिस कौल और जस्टिस ओका की पीठ ने 29 नवंबर 2022 को जेल अधिकारियों को ऐसे कैदियों का विवरण संबंधित राज्य सरकारों को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था, जो 15 दिन के अंदर दस्तावेजों को राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण को भेजेंगे। पीठ ने कहा था कि जेल अधिकारियों को विचाराधीन कैदियों के नाम, उनके खिलाफ क्या क्या आरोप है, जमानत आदेश की तारीख, जमानत की किन शर्तों को पूरा नहीं किया गया और जमानत के आदेश के बाद उन्होंने जेल में कितना और समय गुजारा, इस तरह के विवरण प्रस्तुत करने होंगे। ये आदेश दिया गया था जिससे कि उनकी रिहाई को सुनिश्चित किया जा सके। और यह भी कहा गया था कि इस विवरण के साथ एक राष्ट्रीय योजना तैयार की जा सकेगी, लेकिन ये बात नवंबर 2022 की है और अब तक इस दिशा में कितनी मुस्तैदी से काम किया गया है, इसका आंकड़ा कहीं मौजूद नहीं है। किसी को नहीं पता कि अब तक इस योजना के तहत 2 साल हो चुके हैं, तो ऐसे में अब तक इस योजना के तहत कितने ऐसे गरीब आदिवासी कैदियों को जेलों से रिहा किया गया है, इसका कहीं कोई विवरण नहीं है। और आज जब सिसोदिया जैसे हाई प्रोफाइल आरोपी को जमानत दी जा रही है सुप्रीम कोर्ट से और यह कहा जा रहा है कि जमानत तो अधिकार है, जेल तो अपवाद है, तो सवाल फिर यही है कि बाकी कैदियों पर भी ये बात कब लागू होगी, कौन लागू करेगा, उनका ख्याल कौन रखेगा। और यहां यह भी समझना जरूरी है कि दिल्ली की तिहाड़ जेल, जहां पर मनीष सिसोदिया ने 17 महीने 18 दिन गुजारे और अभी भी सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में उसी जेल में बंद है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी तिहाड़ जेल में बंद है। उस तिहाड़ जेल की कैपेसिटी 10,000 कैदियों की है, लेकिन वहां पर 23,000 से भी ज्यादा कैदी इस वक्त रह रहे हैं। अप्रैल महीने का यह आंकड़ा है। तो उनमें से कितने ऐसे कैदी हैं जिनको इसी नियम के तहत कि जमानत तो अधिकार है और जेल अपवाद है, इस नियम के तहत जमानत देने के बारे में सुप्रीम कोर्ट सोचेगा? क्या जेल की कैपेसिटी जहां 10,000 है, 23,000 से ज्यादा कैदी वहां रह रहे हैं, उनमें भी तो बहुत से ऐसे कैदी होंगे जिनको जमानत मिल सकती है। उन पर जो आरोप होंगे उसके तहत उनको जमानत मिलने के पूरे आसार है, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है, इसलिए वो जेल में बंद है। और आपको याद दिला दूं कि दिल्ली में जिस शिक्षा व्यवस्था को वर्ल्ड क्लास कहा जाता है, उसकी धज्जियां तो पिछले दिनों दिल्ली हाई कोर्ट ने उड़ाई थी। सिसोदिया को जमानत मिलने के बाद संजय सिंह ने ट्वीट किया था कि ये जो 17 महीने सिसोदिया ने तिहाड़ जेल में गुजारे हैं, इसका हिसाब कौन देगा। उनका कहना था कि ये 17 महीने जो तिहाड़ जेल में गुजरे हैं सिसोदिया के, इस दौरान तो वो दिल्ली को और भी कई ज्यादा वर्ल्ड क्लास स्कूल दे सकते थे। दिल्ली की नई शिक्षा प्रणाली के तो वो नायक हैं, राघव चड्ढा बोल रहे हैं। और उस शिक्षा प्रणाली में किस तरीके से भेदभाव होता है छात्रों के साथ, कैसे उन छात्रों को महीनों से वर्दी नहीं मिली है, स्टेशनरी नहीं मिली है, उनके खातों में जो पैसा ट्रांसफर किया जाता है राइट टू एजुकेशन के तहत, वो पैसा ट्रांसफर नहीं किया गया है। जब इस मामले पर अप्रैल महीने में दिल्ली हाई कोर्ट में एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन ने सुनवाई की थी, उस दौरान उन्होंने जमकर फटकार लगाई थी दिल्ली सरकार को। और फिर सिसोदिया को जमानत देते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि शराब घोटाले में ट्रायल समय से पूरा होने की फिलहाल उन्हें कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है, इसलिए सिसोदिया को जेल में रखना आर्टिकल 21 के उल्लंघन के अलावा और कुछ नहीं होगा। तो ये जो राइट टू फ्रीडम है,
आर्टिकल 21 है, क्या ये सिसोदिया पर ही लागू होता है? बाकी कैदी जो जेलों में बंद हैं पूरे देश में, क्या उन पर लागू नहीं होता? क्या उनको अगर छोटे छोटे मामलों में, छोटे छोटे अपराधों में जेल में रखा गया है और इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है कि उनको भी रिहा किया जा सकता है, उनके पास पैसे नहीं है, संसाधन नहीं है, तो इसकी व्यवस्था तो कहीं ना कहीं जेल अधिकारियों को करनी चाहिए। उनके अधिकारों का भी तो उल्लंघन हो रहा है। ये आर्टिकल 21 जो है संविधान का, ये उन पर भी लागू होता है। और फिर आपको याद होगा कि दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को लेकर अभी अप्रैल महीने में दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को जमकर फटकार लगाई थी, क्योंकि दिल्ली के स्कूलों में नया सेशन शुरू होने के बावजूद भी 10वीं, 11वीं, 12वीं में पढ़ने वाले बच्चों को किताबें नहीं मिल पाई थी, यूनिफॉर्म नहीं मिल पाई थी, स्टेशनरी नहीं मिल पाई थी। राइट टू एजुकेशन के तहत जो पैसा उनके खाते में ट्रांसफर किया जाना चाहिए था, वो पैसा भी ट्रांसफर नहीं किया गया था। ये बात मैं कर रही हूं सिसोदिया की तरफ से शुरू किए गए वर्ल्ड क्लास स्कूलों की। यही कहा जाता है ना कि सिसोदिया तो दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था के नायक हैं। उनकी रिहाई पर जो ट्वीट किया है संजय सिंह ने, उसमें भी तो यही लिखा है कि सिसोदिया 17 महीने से तिहाड़ जेल में बंद थे, उन 17 महीने का हिसाब कौन देगा? इन 17 महीनों में तो सिसोदिया दिल्ली में कई और स्कूल खोल सकते थे वर्ल्ड क्लास, लेकिन वर्ल्ड क्लास स्कूलों की पोल पट्टी तो दिल्ली हाईकोर्ट ने खोली थी अप्रैल महीने में, जब सवाल उठे थे कि भाई उनको यूनिफॉर्म क्यों नहीं दी गई है, किताबें क्यों नहीं दी गई हैं। तब जमकर फटकार लगाई थी दिल्ली हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन ने। उन्होंने क्या कुछ कहा था, पहले मैं आपको वो दिखाती हूं। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली के वर्ल्ड क्लास स्कूलों की धज्जियां उड़ाते हुए कहा था कि केजरीवाल सरकार की शिक्षा नीति में गड़बड़ी की वजह से दिल्ली में अपराधों की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन ने कहा था, ताज्जुब की बात नहीं है कि दिल्ली की जेलें भरी हुई हैं। तिहाड़ जेल की क्षमता 10,000 है, लेकिन इसमें 23,000 कैदी हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि दिल्ली के स्कूल ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। क्या आप यानी कि आम आदमी पार्टी सरकार इसके बीच के संबंध को समझ पा रही है? आपकी शिक्षा नीति ठीक नहीं है। 9वीं में जो छात्र फेल हो जाते हैं, उनको 10वीं में इन स्कूलों में दाखिला नहीं दिया जाता है, उनको ड्रॉप कर दिया जाता है ताकि 10वीं का नतीजा 100% आए। ऐसा 11वीं के छात्रों के साथ भी किया जाता है ताकि 12वीं का सीबीएसई का नतीजा बहुत अच्छा आए। तो जिन छात्रों को ड्रॉप किया जाता है, वो छात्र कहां जाएंगे? उनको तो पढ़ने का मौका ही नहीं दे रही है दिल्ली सरकार। ये बातें दिल्ली हाई कोर्ट में खुली थी। जाने माने एडवोकेट अशोक अग्रवाल की जनहित याचिका पर सुनवाई की थी दिल्ली हाई कोर्ट ने। तो जो छात्र ड्रॉप किए जाते हैं, वो कहां जाएंगे? वो इसी तरह की आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो जाएंगे। इसीलिए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि तिहाड़ जेल क्षमता से ज्यादा भरी हुई है, इसका कनेक्शन दिल्ली की शिक्षा नीति से है। और उन्होंने एक तरह से फटकार लगाते हुए दिल्ली सरकार से पूछा था कि आप कनेक्शन समझ रहे हैं कि तिहाड़ जेल भरी हुई है और दिल्ली के स्कूलों में लचर शिक्षा व्यवस्था है, जबकि आम आदमी पार्टी ये ढिंडोरा पीटती है कि वर्ल्ड क्लास स्कूल खोले हैं उन्होंने पिछले 8-9 सालों में दिल्ली में, लेकिन उनकी हकीकत कुछ और है। और यहां पर मैं तिहाड़ जेल के आंकड़ों का जिक्र इसीलिए कर रही हूं क्योंकि मनीष सिसोदिया भी तो तिहाड़ जेल में रहकर आए हैं। उन्होंने भी तो देखा होगा कि कैसे जेल अपराधियों से भरी पड़ी है। जहां 10,000 कैदी होने चाहिए, वहां 23,000 से ज्यादा कैदी हैं। और तिहाड़ जेल तो दिल्ली सरकार के अंडर आती है, सारी व्यवस्था वहां पर दिल्ली सरकार देखती है। जेल मंत्री को देखना चाहिए कि जेल के अंदर ऐसे कितने कैदी हैं जिनके अधिकारों का हनन हो रहा है, जिनकी राइट टू फ्रीडम का हनन हो रहा है। आर्टिकल 21 उन पर भी लागू होता है। इस दिशा में भी काम होना चाहिए। लेकिन बात फिर वही, जब हाई प्रोफाइल कैदियों की बात होती है तभी इतनी बड़ी बड़ी टीका टिप्पणियां अदालतों से सुनने को मिलती हैं। लेकिन जो छोटे छोटे अपराधों में जेलों में बंद हैं, जिनको जमानत मिल सकती है, उनके बारे में सोचने की फुर्सत किसी के पास नहीं है।
लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट की टीका टिप्पणी के बाद एक नए सिरे से ये बहस शुरू हो रही है कि आर्टिकल 21 सब पर लागू होता है, जितने भी लोग तिहाड़ जेल में या देश की बाकी अदालतों में बंद हैं उन पर भी लागू होता है। और अब ये सवाल भी उठेगा कि 29 नवंबर 2022 को जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने पास किया था सारी अदालतों के लिए, वहां से क्या क्या इंफॉर्मेशन आई और इस दिशा में काम कितना आगे बढ़ा। हर कोई जानना चाहेगा कि अगर सिसोदिया को इस आधार पर जमानत मिल जाती है कि ये उनका अधिकार है, तो बाकी कैदी जो जेलों में बंद हैं उनके अधिकारों की रक्षा आखिर कौन करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।